नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत करता हूं। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको वो बवंडर दिखाएंगे जो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उठा है, जहां देखते ही गोलियां मार देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वजह है शेख हसीना को फांसी की सजा, जो उसी कोर्ट से आई जिसे कभी खुद शेख हसीना ने बनाया था। इस पर सत्ता की पहली कुंजी खोलेंगे और फिर आपको आतंक के भेड़ियों से मिलवाएंगे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव थे। ठीक उसी समय बात करते थे जो भेड़ियों के शिकार का वक्त होता है। डॉक्टर शाहीन सईद एक कोड के साथ उस पर चैटिंग की शुरुआत करती थी। आज वो सारे कोड सत्ता में डिकोड होने वाले हैं। बहुत चौंकाने वाली खबर, बस कुछ ही देर में। एक बड़ी खबर यूपी से, जहां एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा हुई है। दोनों को कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड केस में दोषी ठहराया है। फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिस ने आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। आजम 2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुए थे। बिहार में नीतीश कुमार की नई सत्ता की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। खबर है कि वो 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे। बिहार में 22 नवंबर से पहले नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। एक और बड़ी खबर बिहार से ही, तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। आरजेडी की बैठक में लालू यादव ने कहा कि पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि फिल्म तो शुरू भी नहीं हुई थी, बस 88 घंटे का ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान फिर मौका देता है तो उसे और कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। और एक दुखद खबर सऊदी अरब से, जहां एक सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते समय एक बस डीजल भरे टैंकर से टकरा गई। उसमें आग लगने के बाद 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे जिंदा जल गए। हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बांग्लादेश वाली कुंजी, जिसमें बम, गोली और आग है। तो ये वीडियो ट्रेलर बांग्लादेश का है, जहां एक फैसले के बाद यूनुस की सत्ता हिल गई। एक फैसले के बाद शहर शहर आगजनी हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बांग्लादेश में अचानक फिर से गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं और दूसरी तरफ शेख हसीना के विरोधी। ये तस्वीरें यूनुस की चुनौती और चिंता को बताने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के बिगड़े हालात को बयान करने के लिए काफी हैं। वैसे तो जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां से आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो चुका है। पिछले कुछ घंटों से हो रहे प्रदर्शन की तात्कालिक वजह है बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का वो फैसला, जिसमें वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु दंड दिया गया। आज बांग्लादेश में यह शब्द ट्रेंड कर रहा है, यानी शेख हसीना भी ट्रेंड कर रही हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। ढाका में ट्रिब्यूनल ने आज 6 हिस्सों में 400 पेज का फैसला सुनाया। शेख हसीना को 5 में से 2 मामलों में मौत की सजा दी गई। बाकी मामलों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मौत की सजा वाले 2 आरोपों के बारे में भी आपको बता देता हूं। पहला आरोप यह है कि शेख हसीना ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्या के लिए उकसाने का आदेश दिया था, और दूसरा आरोप यह है कि शेख हसीना ने हत्या का आदेश भी दिया था। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना गया। इन्हें भी फांसी की सजा दी गई है। तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। अदालत ने शेख हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। शेख हसीना और असदुज्जमान पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। यह मांग कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से की है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों का आक्रोश बढ़ गया है। शेख हसीना की पार्टी ने कल पूरे बांग्लादेश में बंद का ऐलान किया। फैसले के बाद आज बांग्लादेश के कई शहरों में शेख हसीना के समर्थक नारेबाजी करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन होता रहा। बड़ी संख्या में लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। ढाका में पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों ने अटैक कर दिया।
विरोध प्रदर्शन करने वालों में शेख हसीना के समर्थक भी शामिल हैं और विरोधी भी। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की आग में जल रहा है। पिछले 7 दिनों के हिंसक प्रदर्शन में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अदालत के फैसले के बाद स्थितियां और भी गंभीर हो गई हैं। पहले आपको सुनाते हैं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने कैसे शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान किया। और इस वक्त बांग्लादेश में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। फैसले के बाद प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता का घर गिराने पहुंचे। बुलडोजर के साथ घर गिराने के लिए ये यहां पहुंचे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों पर आर्मी और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बांग्लादेश में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान किया, उसकी स्थापना शेख हसीना ने ही की थी। शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में की थी। इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार और अपराध जैसे मामलों की जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। सत्ता पर कंट्रोल यूनुस सरकार का है, तो कोर्ट के फैसले भी शार्प शूटर की बंदूक से चली गोली की तरह निशाने पर जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड शेख हसीना ही है। मानवता के खिलाफ अपराध किया गया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बम गिराने का आदेश दिया गया। पार्टी नेतृत्व की जानकारी में सुनियोजित हमले कराए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों को उस वक्त रजाकार कहा गया था। शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा, वो भी आपको सुनाता हूं। शेख हसीना ने कहा है कि फैसला गलत है, पक्षपात से भरा हुआ है और राजनीति से प्रेरित है। इसमें उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास कोई जनादेश तक नहीं है और ये गलत है। आपको केवल 120 सेकंड में दिखाता हूं बांग्लादेश में पिछले कुछ घंटों से चल क्या रहा है। Cross examination. Without cross examination, without anything, how it is possible? But the judgment made by the learned tribunal is not based upon some facts and circumstances of the case. So, my humble submission to the appellate court, to the appellate division or appellate court, to scrutinize the matter, and that should be done immediately. It doesn't come as a surprise, but in terms of how it has been justified, because you know what Sheikh Hasina has also said, that it is very regrettable, it is very tragic that all these deaths have taken place, but that she had no personal role, no individual role to play in that, in any of that. And she has said that there is no evidence that has been presented to the court by the lawyers, by those who have accused her. बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अत्याचार, आदेश और फैसले की कहानी लंबी है। आपको 2 तस्वीरों से यह बताता हूं कि शेख हसीना कई मुश्किलों को मात देकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी और आज वो न सिर्फ सत्ता से बेदखल हैं बल्कि उनके लिए फांसी की सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। पहली तस्वीर आज के ट्रिब्यूनल की है जिसमें शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान हुआ, मृत्यु दंड सुनाया गया उन्हें दोषी मानते हुए। दूसरी तस्वीर 15 अगस्त 1975 की है जो कि ये याद दिला रही कि कैसे शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी, कैसे शेख हसीना की मां और 3 भाइयों की हत्या की गई थी और उस वक्त तख्ता पलट में शेख हसीना के परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश के निर्माण में शेख हसीना के परिवार का पूरा योगदान रहा और इस दौर में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन बांग्लादेश के हालात ऐसे हो जाएंगे कि बांग्लादेश को बनाने की जिम्मेदारी जिन हाथों ने निभाई हो उसके परिवार का तो पहले एक तरीके से सफाया किया जाएगा। बच गया व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश करेगा तो एक दिन उसके लिए भी मृत्युदंड का ऐलान होगा। सत्ता में अब आगे बढ़ते हुए आतंक की वो डिक्शनरी खोलते हैं जिसमें चौंकाने वाले कोड वर्ड्स हैं। भेड़िया मॉडल का जिक्र है, वुल्फ मॉडल, और एक मौलवी के आतंकियों के एजेंट बनने वाली कहानी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें सबसे नया एपिसोड आज आपके सामने रख रहा हूं। इसमें 3 चेहरे हैं। पहला नाम डॉक्टर शाहीन सईद का है। दावों के मुताबिक
जिसे आतंकी और उनके एजेंट्स मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। मैडम सर्जन का आतंक वाला भेड़िया मॉड्यूल मिस मत करिएगा। और फिर डॉक्टर डेथ यानी सुसाइड बॉम्बर उमर का नूह वाला कनेक्शन दिखाऊंगा, जो पहले से अपराधों को लेकर कुख्यात रहा है। और इसके बाद आपको एक ऐसे मौलवी से भी मुलाकात करवाएंगे जो आतंकियों का एजेंट बनकर घूम रहा था। लेकिन सबसे पहले मैडम सर्जन से मिलिए। पुलिस की क्राइम फाइल में जिसका नाम बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में डॉक्टर शाहीन सईद लिखा हुआ है, उसके राज एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसमें आरोप है कि भेड़िया मॉडल की तर्ज पर शाहीन एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जिहाद की पाठशाला लगाया करती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन सईद का यह नेटवर्क वुल्फ आर में एक्टिव होता था, भेड़ियों वाले घंटे, वुल्फ आर। और इसमें उसका भाई परवेज भी शामिल था। दावा है कि ये सारे आतंकी गतिविधियों पर वुल्फ आर में ही काम किया करते थे। यहां न्यूज मित्रों को बता दें, वुल्फ आर का मतलब है रात 11 से 2 बजे के बीच का समय। इसी समय भेड़िए शिकार पर निकलते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन हाउल कोड, हाउल वो भेड़ियों की आवाज जिसको रात में वो निकालते हैं, बड़ी डरावनी और वो सन्नाटे में आने वाले आवाजें, हाउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वुल्फ पैक, यानी सब कुछ भेड़ियों के नाम पर। यह भी जानकारी सामने आई है कि आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद वुल्फ पैक ग्रुप की एडमिन थी और शाहीन ही वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड के तौर पर डालती थी। आपने इस खबर में एक बात बार बार सुनी है, वुल्फ आर, उसका मतलब और विस्तार से बता देता हूं, जिससे पता चल जाएगा आतंक के भेड़िए किस तरह से काम करते थे। सत्ता की डिक्शनरी के मुताबिक वुल्फ आर उस समय को कहा जाता है जिस समय भेड़िए सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। दावा है शाहीन हाउल कोड वर्ड से बातचीत शुरू करती थी, जबकि हाउल साउंड को भेड़ियों के रोने की आवाज के तौर पर देखा जाता है। यानी भेड़ियों के पैटर्न पर हमले की साजिश और कोड वर्ड्स का प्रयोग चौंकाने वाला है और यह दिखाता है कि साजिश और तैयारी कितनी भयंकर थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि डॉक्टर शाहीन सईद ने महिला आतंकवादियों की 2 टीमें बनाई थी, जिसमें पहली का नाम था औरोरा और दूसरी का नाम था लूना। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही मादा भेड़ियों के नाम हैं। शाहीन सईद, जिसे ग्रुप में मैडम सर्जन या अल्फा कहा जाता था, वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड में दिया करती थी। मुख्य आरोपी परवेज और आरिफ भी इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ पाया गया। दावा है कि शाहीन आरोपियों को भेड़ियों के पैटर्न पर ही घात लगाकर हमला करने की सलाह देती थी। सत्ता में अब बात डॉक्टर डेथ की भी, यानी उमर की, जिसे अब एनआईए ने भी सुसाइड बॉम्बर मान लिया है। अब आतंकी उमर का हरियाणा के उस नूह से भी कनेक्शन स्थापित हो गया है जो पहले भी अपराध के लिए कुख्यात रहा है। आज उसी नूह से हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो लाल किले के सामने हुए धमाके के तार नूह से जोड़ रही है। नई जानकारी के मुताबिक फिदाइन हमलावर उमर ने नूह में भी अपने आतंक का एक अड्डा बनाया था। बताया जा रहा है कि उमर नूह की हिदायत कॉलोनी में 10 से 12 दिन तक रहा था। उसने दिल्ली में धमाके से 2 हफ्ते पहले ही नूह में एक मकान किराए पर लिया था और यह मकान अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियन शोएब की पत्नी की बहन का है। यहां भी जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उसे कमरे से अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसकी मदद से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था। इसी घर से वो अपनी I-20 में अमोनियम नाइट्रेट भरकर 9 नवंबर को नूह मेवात के अलग अलग इलाकों से घूमता हुआ लाल किले तक पहुंचा था। उमर के नूह वाले आतंक के उस ठिकाने पर TV9 भी पहुंचा। उस पर पहले न्यूज रील देखिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर ऑपरेशन किया और मुजम्मिल जो है डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा। उसके बाद से उमर जो है वो लगातार बेचैन था और इधर से उधर भाग रहा था। ब्लास्ट से पहले वो कहाँ गया था उसकी जानकारी मिली है कि फिरोजपुर ज़िरका गया था, नूह इलाके में गया था। नूह में देखिए उसने एक बाकायदा ठिकाना बना रखा था जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उसी का शोएब, उसकी साली का मकान था, उसको भी उसने किराए पर लिया था। जो डॉक्टर उमर है
वो इसी जगह पर किराए पर रह रहा था। ब्लास्ट वाले समय से पहले भी जो है वो इस इलाके में आया था और उसकी सीसीटीवी पाई गई है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा एसटीएफ पहुंची है जांच के लिए। आप देखेंगे कि पूरा जो इलाका है इसे कॉर्डन ऑफ तरीके से कर दिया गया है। हर तरफ जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। आपको ताला लगा नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था और अभी से कुछ पल पहले यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो विस्फोटक और उर्वरक को ख़रीदता था तो क्या उसको यहाँ पर ही असेंबल करता था या हाइडाइट के तौर पे था। बताया जा रहा है I-20 का इस्तेमाल किया था, उसको भी वो यहाँ पर लाता था। तो तमाम एंगल्स की जांच जो है वो फ़िलहाल जांच एजेंसी जो है फ़िलहाल कर रही है। हमने उसको कभी भी नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ अभी 2-3 दिन में पुलिस वाले तो पता रहे हैं, तो देखा होगा। वैसे नहीं देखा ना उसको हमने फेस से। नहीं, कुछ तो पता लगा हो किसका मकान है क्या है। हमें नहीं पता है इस बारे में किसका है किसका नहीं पता। लेकिन पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि देखा नहीं था क्योंकि वो इतने छिपे हुए तरीके से आता था जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आतंकी जो है वो इस्तेमाल करता था। हालांकि लोग जो हैं फ़िलहाल कुछ बताने से बच रहे हैं। वीडियो से संजीत के साथ जितेंद्र भाटिया में बात नो। और सत्ता में अब आतंक के तीसरे चेहरे को एक्सपोज करने का वक्त है। जो मौलवी के वेश में आतंकियों के एजेंट था, यह दावा पुलिस की जांच में किया गया है। इस मौलवी का नाम है ओसामा उमर, जिसे राजस्थान एटीएस ने सांचौर से पकड़ा था। अब जानकारी सामने आई है कि यह मौलवी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था। उसने कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया था। यह भी पता चला है कि पकड़े जाने से पहले ओसामा उमर अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर चुका था, जिसे एफएसएल ने रिकवर किया। उसके मोबाइल से करीब 3 लाख से ज्यादा फोटो रिकवर हुए, जो मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने वाली फोटोज हैं। एटीएस के मुताबिक ओसामा उमर लश्कर-ए तैयबा के आतंकी सैफुल्ला से प्रभावित था। उसी के वीडियो वो लगातार देखा करता था और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ओसामा वॉइस मैसेज के जरिए बात भी करवाता था। यानी ओसामा अपने नाम के साथ मौलवी शब्द का इस्तेमाल करता था, लेकिन असल में वो आतंकियों का एक मोहरा था। अब जरा दिल्ली ब्लास्ट पर पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के एक बयान की चर्चा भी, जिसे सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह भाषा किसी भारतीय की कैसे हो सकती है। ये भाषा किसी भारतीय की है या पाकिस्तान में बैठे किसी नेता या आतंकियों के किसी हमदर्द की, जो सोते जागते कश्मीर विलाप किया करते हैं। असल में आदत से मजबूर महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट में भी कश्मीर को घसीट लाईं। एक और आतंकी हमले को कश्मीर का नाम लेकर जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश में लगी दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती से जब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उमर जैसे सुसाइड बॉम्बर और आतंकियों में पढ़े लिखे युवा भी देखे और इसे लेकर भी वो मोदी सरकार से जवाब मांगती दिखाई दी। आप भी जरा महबूबा का वो बयान सुनिए जिसमें तर्कों का वजन कम है लेकिन राजनीति की ख्वाहिशें बेहिसाब। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर राजनीतिक क्लेश भी बहुत हो रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है महबूबा चाहती क्या है। ओवैसी ने इस पर क्या कहा है वो भी सुनिए। हाँ, एक दिन वो बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। पहले तो महबूबा जी ये फैसला कर लें कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं। चंद रोज पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबूबा जी की जो पार्टी है वो दुविधा में है। वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, एलिज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं,
तो इसमें खुली साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। देखिए, आतंकवाद और अलगाववाद के सहारे जो सत्ता की और सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला ये पार्टियां हैं या सियासी दल हैं या परिवार है, वो जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद के खात्मे से कुछ परेशान सा है। प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, आपके विचार करने का वक्त आ गया। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने MBBS किया है, जिसने MD किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है। सत्ता में आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं जिसके केंद्र में बिहार है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद पटना में क्लेश और जश्न की मात्रा दोनों ही ज्यादा है। पहले क्लेश की बात, जो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और ज्यादा न्यूज स्पेस भी ले रहा है। यह खबर लालू यादव के परिवार से है, जहां लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ हुए चप्पल कांड के बाद आज आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के जीते हुए विधायक, हारे हुए उम्मीदवार और सांसदों समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। लालू यादव और राबड़ी देवी भी इस बैठक का हिस्सा थी। पारिवारिक क्लेश के बीच हुई इस बैठक में 3 बड़ी बातें हुई। तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया, तेजस्वी यादव को आरजेडी संगठन में जरूरी बदलाव करने का अधिकार भी दे दिया गया और लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, आगे भी तेजस्वी ही ये काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि परिवार के सदस्यों में तेजस्वी यादव को लेकर भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और पार्टी के लोगों में तेजस्वी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। वहीं आरजेडी के नए लालू यादव के तौर पर तेजस्वी को देखा जा रहा है। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने भी विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो परिणाम आए उसकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। एक सीट का फीडबैक लिया गया, कम अंतर से हारी गई सीटों की जानकारी भी ली गई। अगर ईवीएम गड़बड़ी और वोटरों को लेकर कोई शिकायत या सबूत है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कहा जा सकता है कि पार्टी के भीतर तेजस्वी यादव की मजबूती बरकरार है, लेकिन पारिवारिक क्लेश का मामला आसानी से सुलझ जाएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को ही 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गईं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी देवी का आवास खाली हो गया है। घर में सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही रह गए। पिता का घर छोड़ने के बाद से सोशल मीडिया पर रोहिणी अपने भाई तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर हमलावर है। उन्होंने पिछले 2 दिनों में अपने परिवार में को लेकर बहुत कुछ लिखा है, जिसमें शनिवार को उन्होंने परिवार और राजनीति को छोड़ने का ऐलान किया और इसके बाद रविवार को उनका हमला और ज्यादा नुकीला हुआ। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने आगे भी लिखा है, उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया और सिर्फ इसी वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने मायका छुड़वाने और अनाथ बनाने का आरोप लगाते हुए लिखा कि एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़कर आई है और उनसे उनका मायका छुड़वाया गया है, उन्हें अनाथ बनाया गया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी की लिखी हुई इन बातों पर अब शुद्ध राजनीति हो रही है। नेताओं के बयान आ रहे हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला है, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहते कहते वो ये जरूर कह देते हैं कि एक बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार सुनिए कौन क्या कह रहा है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है
तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। देखिए, परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र के दृश्य आपको मिलेंगे और तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाए। जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए, उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। तेजस्वी जी को, उन जयचंद और मान सिंह को परिवार में दखल नहीं दिलाना चाहिए और ये तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि परिवार को कैसे एक किया जाए। परिवार को कभी नहीं टूटने देना चाहिए। वो उनके परिवार का मामला है। मैं यही चाहूँगा कि वो सुख शांति से एकजुट होकर जिएं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है अपने परिवार इकट्ठा हो, एक हो। अब इलेक्शन जीते या हारे वो अलग चीज़ है, परिवार का प्यार और एकजुट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कानूनी कोई मामला रहा हो परिवार, वो सब ठीक है, फिर कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके साथ अगर आज कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, एक महिला है, बेटी है, नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी को बैठकर रोहिणी जी के साथ बात करके और इस गंभीर विषय को सॉल्व कर लेना चाहिए। और अब आपको लेकर चलते हैं रायपुर। टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टीवी9 के सवालों का जवाब दे रहे हैं। खरीदे गए, उस समय धान की खरीदी शुरुआत हुई तो धान को पानी में डुबा डुबा के देखा जाता था और इसका परिणाम ये हुआ उस कुशासन का कि 2003 में जब पहले विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ तो यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उसके बाद 2018 का चुनाव, तो उस समय फिर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा जनादेश मिला और इतना बड़ा जनादेश शायद अभी तक यहाँ पर किसी भी सरकार को, हम लोग की सरकार को भी नहीं मिली है। एक समय 71 विधायक इनके हो गए थे और इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे और मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष के नाते बार बार इनको ललकारते रहा कि अगर आपने 36 में से एक भी वादा अगर 100% पूरा किया है तो उसको आप बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन 36 वादों में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार कर सकते थे वो कहीं पर नहीं छोड़े। कोयला में भ्रष्टाचार, आपके आबकारी शराब में भ्रष्टाचार, डीमेप की राशि में भ्रष्टाचार, इतना तक कि जो पीएससी हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के लिए एक पवित्र संस्था होती है, वहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ, कहीं छोड़े नहीं। और आज भी उसका परिणाम उनके लोग बहुत जेल के अंदर में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, कुछ लोग और जेल जाने की तैयारी में हैं। तो पूरा 5 साल मतलब कुशासन इन्होंने दिया और इसलिए 2023 का जो विधानसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बिल्कुल कांग्रेस को उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया। लेकिन आपकी सरकार तो अच्छा काम कर रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर उसकी बात करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर जिक्र किया, आपका नाम लेकर कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह से न सिर्फ, जाहिर सी बात है आपको व्यक्तिगत तौर पर भी बात करते होंगे, लेकिन मंच पर आकर जब ये कहते हैं कि देखिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये चुनौती ज़्यादा हो जाती है या ये विश्वास पैदा करता है कि हाँ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? एक तो अभी 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस था और इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम स्वयं जनजातीय समाज से बिलोंग करते हैं और उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जो मात्र 25 वर्ष जिए लेकिन 25 वर्षों में ही अमर हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हुए और उनके जन्मदिन को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया और हम जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। तो गुजरात में 15 नवंबर को कार्यक्रम में थे और छत्तीसगढ़ की बड़ाई किए, तो इसके लिए
छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान बढ़ाया है। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ में वो संगठन प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक कोना से वो परिचित हैं।